इतिहास के पन्नों में कुछ नाम स्याही से लिखे जाते हैं और कुछ अपने ही रक्त और पसीने से। यह गाथा एक ऐसे ही राष्ट्र तपस्वी की है जिसने परतंत्रता के घोर अंधकार में अपने जीवन को समिधा बनाकर होम कर दिया। वर्ष 1889। नागपुर की पावन धरा। भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी करा रही थी। एक ओर 1857 की क्रांति की विफलता का सन्नाटा था, तो दूसरी ओर विदेशी शासन का क्रूर दमन चक्र। इसी कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ, केशव। देशभक्ति जिसे घुट्टी में मिली थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल खिलौनों में रमे रहते हैं, उस उम्र में नन्हे केशव ने महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई यह कहकर फेंक दी थी कि विदेशी राजा की खुशी में मैं अपनी मिठाई क्यों खाऊं। समय बीता, बालक युवा हुआ। केशव डॉक्टर बनने के लिए कलकत्ता गए, परंतु उनका उद्देश्य अपनी डिस्पेंसरी खोलना नहीं था। वे तो उस महारोग का इलाज ढूंढ रहे थे जिसने भारत को गुलाम बना रखा था। वे शरीर के नहीं, राष्ट्र के चिकित्सक बनना चाहते थे। छोटे से बालक केशव के जीवन की पहली बड़ी घटना 1902 में प्लेग की महामारी के दौरान, जब उनके माता पिता का देहांत हुआ। वे मात्र 13 वर्ष के थे। अनाथ हो गए, पर असहाय नहीं। संकटों ने उन्हें मजबूत किया। कठोर परिस्थितियों ने उनके भीतर धधकती क्रांति की लौ जला दी। बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजी सत्ता के प्रति तीव्र विरोध था। बंग भंग आंदोलन की आग जब नागपुर पहुंची, तो 1908 में स्कूल में वंदे मातरम का नारा लगाने के कारण वे स्कूल से निकाल दिए गए। पर हेडगेवार जी झुके नहीं, रुके नहीं। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि भारत को आजाद करने के लिए केवल आंदोलन नहीं, संगठन और चरित्र निर्माण जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने कलकत्ता का रुख किया। वहां आनंद मठ पढ़ा, अनुशीलन समिति से जुड़े, खुदीराम बोस, भगा जतिन जैसे क्रांतिकारियों की संगति में रहे। 1911 का एक ऐतिहासिक क्षण, जब केशव प्रसिद्ध क्रांतिकारी त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती के घर बैठे थे। उस गहन चर्चा में डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, दादा, लगता है कि इस समाज को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। सबने अपना अपना काम चुन लिया है, लेकिन समाज का निर्माण करने वाला कोई नहीं। शायद ये काम मुझे ही करना होगा। वे तूफानी दिन थे। डॉक्टर हेडगेवार कभी क्रांतिकारियों के साथ बम और पिस्तौल की योजना बनाते, तो कभी कांग्रेस के मंच से असहयोग का शंखनाद करते। जेल गए, यातनाएं सही। 1921 में 1 साल तक कठोर कारावास भोगा। उनका जीवन देश के लिए खुला पन्ना था, किंतु इन सब संघर्षों के बीच उनके मन में एक यक्ष प्रश्न लगातार चुभ रहा था। उन्होंने देखा कि जोश तो बहुत है, रैलियों में भीड़ भी अपार है, लेकिन जैसे ही जोश ठंडा पड़ता है, समाज फिर बिखर जाता है। जेल की उन तन्हा रातों में उन्हें वह कटु सत्य दिखाई दिया जो किसी और को नहीं दिख रहा था। डॉक्टर जी ने निदान किया, दोष अंग्रेजों का नहीं, दोष हमारा है। मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर सके क्योंकि हम बटे हुए थे। हम अनुशासित नहीं थे। हम अपने स्व को भूल चुके थे। कांच का बर्तन इसलिए नहीं टूटा कि पत्थर मजबूत था, वह इसलिए टूटा क्योंकि कांच कमजोर था। इसके बाद शुरू हुआ एक मौन प्रयोग। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रचार नहीं, केवल साधना, आत्मचिंतन, समाज निरीक्षण। 1914 से 1925 तक हेडगेवार जी ने पूरे देश में घूम घूम कर यह अध्ययन किया। वर्धा स्वयंसेवक मंडल जैसी संस्थाओं को देखा, परखा, समझा और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस देश को संगठित करने की आवश्यकता है। और इसी चिंतन से हुआ एक नए सूर्योदय का जन्म। तारीख विजयदशमी
27 सितंबर 1925 नागपुर, रविवार का दिन था। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई भाषण नहीं, केवल 17-18 युवकों की एक बैठक। और वहां हेडगेवार जी ने कहा, आज से यह कार्य प्रारंभ होता है। उन्होंने एक बीज बोया, नाम दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उद्देश्य स्पष्ट था, सोए हुए हिंदू समाज को जगाना और उसे एक सूत्र में पिरोना। यह अंत नहीं, यह तो एक युग प्रवर्तक शुरुआत थी। शुरुआत भव्य नहीं थी, ना कोई भवन था, ना धन और ना ही संसाधन था, तो केवल नागपुर का एक पुराना टूटा फूटा मोहितवाड़ा और डॉक्टर हेडगेवार का अडिग विश्वास। लोग हंसते थे, कहते थे, ये मुट्ठी भर लड़के लाठियां घुमाकर अंग्रेजों को भगाएंगे। समाज ने उपहास किया, फसाद कहकर मजाक उड़ाया, परंतु डॉक्टर जी मौन थे। वे जानते थे कि भाषणों से कान तो भर सकते हैं, पर दिल नहीं। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोगशाला बनाई, जिसका नाम था शाखा। कबड्डी और खो खो के खेल केवल खेल नहीं थे। जब खेल में पसीने से लथपथ एक स्वयंसेवक दूसरे का हाथ थामता था, तो जाति, ऊंच नीच और अमीर गरीब की सारी दीवारें ढह जाती थी। डॉक्टर जी कोई मंच पर भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे तो एक माता की तरह थे। हर स्वयंसेवक के घर जाना, उसके सुख दुख पूछना, बीमार होने पर सिर पर हाथ फेरना। उन्होंने संगठन को कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों में लिखा। उनका मंत्र था, 1 घंटा देश के लिए, बाकी समय समाज के लिए। 1928 में पहली बार संघ का पत्र संचलन हुआ, सिर्फ 21-22 स्वयंसेवक। लेकिन वह दृश्य जब सब एक साथ अनुशासित, संगठित एक दिशा में चल रहे थे, वह उस समय के लिए असंभव सा था। लोग चौंक गए और जब उनसे पूछा गया, अब आगे क्या करेंगे, हेडगेवार जी ने मुस्कुराकर कहा, अब 50 होंगे, फिर 500, फिर 5000, फिर 50,000, फिर 5 करोड़। ये कोई आकांक्षा नहीं थी, ये तपस्वी की भविष्यवाणी थी, राष्ट्र ऋषि का स्वप्न। आलोचक कहते थे, संघ स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं है। लेकिन 1930 में जब जंगल सत्याग्रह का बिगुल बजा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघ चालक का दायित्व अपने मित्र डॉक्टर परांजपे को सौंपा और स्वयं एक सत्याग्रही बनकर कूद पड़े। वे जेल गए ताकि दुनिया देख सके कि संघ का स्वयंसेवक अनुशासन में सबसे आगे है। जेल को भी उन्होंने शाखा बना दिया था। संघ बढ़ रहा था, पर केशव गल रहे थे। घर में घोर दरिद्रता थी, कई बार तो चूल्हा भी नहीं जलता था, चाय पिलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन इस तपस्वी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपना घर फूंक दिया ताकि समाज का घर रोशन हो सके। वे तिल तिल जल रहे थे और फिर वह दिन आया जब नागपुर की सीमाएं छोटी पड़ गईं। वर्धा का शीत शिविर, जब हजारों स्वयंसेवक खाकी निक्कर और बेल्ट में कदम ताल करते निकले, तो देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। यह अब भीड़ नहीं थी, यह एक अनुशासित शक्ति थी। मजाक उड़ाने वाले अब सम्मान से देखने लगे थे। बीज अब अंकुरित हो चुका था। भाऊराव देवरस, यादवराव जोशी और माधवराव मुले जैसे युवा अपना घर बार छोड़कर प्रचारक बनकर निकलने लगे। डॉक्टर जी ने केवल संगठन नहीं बनाया था, उन्होंने दधीची तैयार किए थे जो अपनी हड्डियां गलाने को तैयार थे। संघ रूपी वटवृक्ष अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन नियति कुछ और ही संकेत दे रही थी। डॉक्टर जी का शरीर जवाब दे रहा था, पर उनकी पार की नजर भविष्य देख रही थी। उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकारी मिल रहा था जो इस तपस्या को अनंत तक ले जाने वाला था। शरीर नश्वर है, यह सबको पता है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को आभास हो गया था कि उनके पास समय बहुत कम है। वे डबल निमोनिया और भयानक ज्वर से तप रहे थे। डॉक्टर आराम की सलाह दे रहे थे, लेकिन यह पागल प्रेमी आराम कैसे करता। उन्हें चिंता अपने प्राणों की नहीं, संघ के भविष्य की थी।
वर्ष 1940। नागपुर का रेशम बाग। संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था। देश भर से हजारों तरुण आए थे। डॉक्टर जी का शरीर साथ छोड़ चुका था। वे चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जिद थी, मुझे मेरे स्वयंसेवकों के बीच ले चलो। मुझे अपनी आंखों से उस लघु भारत को देखना है। वह 9 जून का दिन था। डॉक्टर जी ने अंतिम बार माइक थामा। आवाज कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन संदेश वज्र जैसा कठोर था। उन्होंने कहा, आज मैं अपने सामने एक लघु रूप भारत देख रहा हूं। याद रखना, संघ का कार्य किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, संघ कार्य रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में ही मोह का त्याग कर दिया था। उन्होंने नेतृत्व अपने पास नहीं रखा, ना ही अपने किसी रिश्तेदार को सौंपा। उन्होंने एक युवा तपस्वी माधव सदाशिव गोलवलकर श्री गुरु जी के कंधों पर यह हिमालय जैसा दायित्व रख दिया। यह थी उनकी दूरदर्शिता। व्यक्ति नश्वर है, पर संगठन अमर है। 21 जून 1940। सुबह के 9 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। वह लौ जो जीवन भर दूसरों को रोशन करने के लिए जलती रही, शांत हो गई। नागपुर की सड़कें आंसुओं से भीग गईं। आसमान भी रो पड़ा। डॉक्टर जी अमर रहे के नारों ने आकाश गुंजा दिया। केशव अब तत्व में विलीन हो चुके थे। लोग कहते थे डॉक्टर जी के जाने के बाद संघ खत्म हो जाएगा, लेकिन वे भूल गए थे कि डॉक्टर जी ने संस्था नहीं, संस्कार बनाए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अकाल हो या युद्ध, जहां भी भारत माँ को पीड़ा हुई, डॉक्टर जी का स्वयंसेवक ढाल बनकर खड़ा मिला। वह एक बीज आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। आज भी जब करोड़ों स्वयंसेवक नमस्ते सदा वत्सले का उद्घोष करते हैं, तो उस प्रार्थना के हर शब्द में डॉक्टर हेडगेवार जीवित हो उठते हैं। वे व्यक्ति नहीं, वे एक विचार हैं। वे कल भी थे, वे आज भी हैं, और जब तक यह राष्ट्र है, वे रहेंगे। भारत माता की जय।